हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? होप यू अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे सैम्पल पेपर के बारे में, और ये आई थिंक 2020 का सैम्पल पेपर है। ठीक है, तो इसके हम जो टर्म 2 में आने वाले क्वेश्चंस हैं सिर्फ उनको ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि टर्म 1 हम दे चुके हैं, उनको करने का अभी कोई बेनिफिट नहीं है। तो अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टर्म 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस करने का फ़ायदा है। ठीक है, तो हम वही क्वेश्चन करेंगे जो इस सैम्पल पेपर में टर्म 2 से रिलेटेड हैं, तो थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, पहली बात एक चीज़ याद रखना कि जैसे ही क्वेश्चंस आता है, जैसे आपका सिलेबस अभी कंप्लीट हो चुका है, तो बेटर क्या है, बेटर वे क्या है करने का, जैसे ही क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आता है आप वीडियो को पॉज करें और खुद से करने की ट्राई करें। ठीक है, एंड देन आपको अगर कोई डाउट है कि हाँ इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए था, कैसे मुझे पता लगेगा कि इसको कैसे किया जाना चाहिए, देन आप सॉल्यूशंस देख सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये सैम्पल पेपर जो प्रीवियस ईयर्स हैं ये आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे या कोई भी अच्छी वेबसाइट जो एजुकेशनल साइट होती है ना, कोई भी जैसे बायजूस, वेदांतु या कोई भी लो, वहाँ से आपको विद सॉल्यूशंस ये क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। तो बेटर है आप वहाँ से भी क्वेश्चंस को उठाएं और प्रैक्टिस कर सकते हैं सैम्पल पेपर्स को, क्योंकि शायद हम सारे डिस्कस यहाँ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ। एंड कोई भी डाउट हो उससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर एज यूजुअल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउट ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके अपने डाउट ले सकते हैं किसी भी टाइम, नो प्रॉब्लम। तो होप शो क्लियर है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सो इस सैम्पल पेपर में पहले 3 क्वेश्चन तो आपके टर्म 1 से रिलेटेड है। मैं सीधा मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो हमारा रिलेटेड है टर्म 2 से, एंड दैट इज योर। सो देखो इस पहले क्वेश्चन ने क्या बोला है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है इस सैम्पल पेपर का हमारा। ये 2 वेक्टर्स मुझे गिवन है, और क्या बोला इसने कि इफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इस वेक्टर की प्रोजेक्शन इस वेक्टर के ऊपर ऑन वेक्टर बी इज 0, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एज। तो मुझे इस लैम्डा की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है सीधा सा। ठीक है, मतलब बहुत आसान होने वाला है, बहुत छोटा सा है। तो अब सीधी सी बात ये समझो कि 2 वेक्टर्स है मेरे पास, और एक वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे 0 कब हो सकती है? एक ही सिचुएशन बनती है जब एक वेक्टर ऐसे हो और दूसरा वेक्टर ऐसे हो, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। दैट्स सिंपल कॉन्सेप्ट। यस और नो? यस, बस यूज कर लो। इसका मतलब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? इक्वल टू सिंपली 0। ठीक है, और आप प्रोजेक्शन वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। आता कहाँ से? यहीं से, वहाँ से आप कर सकते हो, बट इट्स वेरी इजी। तो ए डॉट बी मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि दोनों वेक्टर्स क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए, क्योंकि वेक्टर ए की प्रोजेक्शन बी पे क्या है सर? 0 है। तो जस्ट पुट द वैल्यूज। वेक्टर ए मेरे पास है सिंपली आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? 2i कैप प्लस लैम्डा टाइम्स k कैप मस्ट बी इक्वल टू 0। सॉल्व इट। आई वाले टर्म्स मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1 इज 2, j यहाँ पे नहीं है मतलब 0 है, तो 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0। 3 इंटू लैम्डा, दिस बिकम 3 लैम्डा होल इक्वल टू 0। और मैं क्या बोल सकता हूँ सर? सिंपल सा हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इधर जाएगा, -2 डिवाइड बाय 3। दैट्स इनफ। सिंपल, क्लियर, दैट्स इट। तो आपको 1 मार्कर है, तो हाफ मार्क आपको इस चीज़ का मिलेगा जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और हाफ मार्क्स आपको इसको सॉल्व करने के लिए मिलेगा। दैट्स योर बिकम फुल 1 मार्कर। सो होप सो इट इज क्लियर। नेक्स्ट 1 मार्कर क्या है? द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। एक वेक्टर इक्वेशन निकाली मुझे लाइन की जो इस पॉइंट से पास करती है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन z इक्वल टू 0, और इस प्लेन के क्या है सर? परपेंडिकुलर हैं। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए सर? एक पॉइंट से पास करती है वो मिल जाए, और अगर मुझे उसकी डायरेक्शन मिल जाए तो बहुत है सर। इतना मेरे लिए बहुत है। तो सर पॉइंट तो मुझे पहले से ही गिवन है, ये सुनो सर, कोई डाउट नहीं है। बात किसकी आती है? बात आती है सर डायरेक्शन की। अब डायरेक्शन क्या बोला कि ये जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है, तो z इक्वल टू 0 कौन सा प्लेन होता है सर? z इक्वल टू 0 होता है मेरा xy प्लेन। यानी मैं बात कर रहा हूं ये कौन सा प्लेन है मेरा? xy प्लेन। xy प्लेन पे क्या होता है? z कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहता है? 0। ये जो लाइन है ना, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं सर? xy प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब मैं बात कर रहा हूँ सर z एक्सिस की। किसकी बात कर रहा हूँ? z एक्सिस की। मतलब ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल है? z एक्सिस के पैरेलल है। तो क्या मुझे बताएंगे z एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है सर? उस पर सिर्फ z कोऑर्डिनेट होता है।
यानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। जैसे हम बोलते हैं ना सिंपली, तो मैं सिंपली लिखता हूँ z इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, के कैप से डिनोट कर देंगे। मैंने यूनिट वेक्टर निकाल लिया z डायरेक्शन में, क्या यही होता है, x डायरेक्शन में क्या होता है आई कैप, y डायरेक्शन में j कैप, इसी तरह से z डायरेक्शन में क्या होता है, k कैप होता है सिंपली, ठीक है। या फिर z डायरेक्शन परपेंडिकुलर हम कैसे डिनोट करते थे, a b c d ऐसे लिख देते थे। तो इसको मैं z एक्सिस का क्या मैंने निकाल लिया, ये मेरी z एक्सिस की इक्वेशन हो गई सिंपली। अब मेरे लिए बहुत आसान है ये इक्वेशन करना, है भी तो 1 मार्कर ही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जनरल पॉइंट तो मुझे लेना पड़ता है, ठीक है, माइनस जिस पॉइंट से r माइनस ए, जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर। तो ये पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे, माइनस आई कैप प्लस 5j कैप एंड प्लस 4k कैप, दैट्स सिंपल। दिस मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स किसके पैरेलल है, डायरेक्शन कौन दे रहा है सर, k, सो दिस बिकम k, दैट्स सिंपल, ठीक है। सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको इधर ले आओ या फिर इसको उधर ले जाओ, ठीक है, बेटर इसको इधर ले आओ, सो दिस बिकम योर r, ठीक है, या फिर इसको उधर ले चलते हैं, इक्वल टू ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये माइनस आई कैप एज इट इज प्लस 5j कैप एज इट इज, और ये -4 प्लस का लैम्डा, दिस बिकम लैम्डा -4 के साथ आ जाएगा k कैप होल इक्वल टू, सॉरी दैट्स इट, ठीक है। या फिर इसको इधर ले जाओ, तो अब यहाँ पे आई थिंक मेरे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट वन, सो इसी को इसी फॉर्म में लिख दिया, दैट्स इट। सो देखो क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर इज। अब मुझे बताओ पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है भाई, यहाँ तो हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को खत्म ही कर देते हैं, यस और नो, यस, मतलब कितने होंगे सर 0, तो इसका तो सिंपल सा आंसर आ गया मेरा 0, कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। हमें इंटीग्रेट करना है सर sec स्क्वायर x को फ्रॉम -π/4 टू π/4 इक्वल sec स्क्वायर x dx, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सीधे सा आसान सा क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ sec स्क्वायर x, क्या इनके बीच में कहीं पे ऐसा होता है कि ये अनडिफाइन हो या कॉन्टिन्यूस ना हो, चेक करो, ठीक है। देखो sec स्क्वायर x इन दोनों के बीच में कहीं अनडिफाइन होता है, कि कहाँ अनडिफाइन होता है, वहां देखो sec स्क्वायर x वहां अनडिफाइन होता है जब cos 0 होता है, यस और नो। cos 0 कहाँ होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यस और नो, यस, ठीक है, सॉरी, हाँ इट्स ओके, ठीक है, मीन्स 90 डिग्री पे हो गया, π/2 पे हो गया, -π/2 पे हो गया, इस रेंज में तो वो 2 ही आते हैं, ठीक है, जो इनके बाहर निकल जाते हैं। तो इसका मतलब इस एरिया में तो ये हमेशा क्या रहेगा, मेरा कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो मैं डायरेक्टली इसको क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेट। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, सिंपली होता है टेंजेंट x। वैल्यूज क्या पुट करनी है सर, -π/4 से लेकर के π/4, दैट्स इट, पुट द वैल्यूज। अपर लिमिट रखोगे टेंजेंट π/4 क्या होता है भाई 1, माइनस ऑफ टेंजेंट -π/4 -1 सर, यस और नो, यस, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2, दैट्स योर आंसर। Easy, it's very easy. So this is question number 7. देखो अगला क्वेश्चन एक और आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, the length of perpendicular drawn from the point 4 - 7 3 4 - 7 and 3 on y-axis is, y-axis पे पूछा गया है कि इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा मैं, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैंने पहले बताया, वैसे तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है, नहीं आता तो ध्यान से देख लो बस, इसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं आपसे, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो लेट भी मान लिया कि ये मेरी सर x एक्सिस है, ये मेरी मैंने माना y एक्सिस है, और ये जो है मेरी z एक्सिस है, और ये जो पॉइंट है ये मुझे गिवन है 4, -7, 3। क्लियर, मुझे क्या निकालना है सर, ये जो पॉइंट है, सॉरी इस पॉइंट को मत मानो क्योंकि ये इस डायरेक्शन में होगा, दिस पॉइंट इज 4 - 7 and 3, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, जस्ट ऊपर जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट, x डायरेक्शन में तो मैंने मूव ही नहीं किया, तो वो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ठीक है, तो फिर डायग्रामेटिकली गलत चीजें हो जाएगी हमारे लिए। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस, ये पॉइंट है, मुझे क्या निकालना है, इस पॉइंट से इस y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये वाला, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इसके लिए थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन लगेगी आपकी, ठीक है, जैसे वॉल को कंसीडर करो एक, ठीक है, अब यहाँ से इस कॉर्नर से, इस तरफ के कॉर्नर से उसके कॉर्नर पे क्या मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ
बिल्कुल कर सकता हूँ सर। इसी प्लेन पे ये जो प्लेन है ये हमेशा उसके परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। मतलब ये वाला जो प्लेन है ना, ये दोनों प्लेन, ये प्लेन और कोई भी प्लेन उठा लो यहाँ पे, वो हमेशा क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये वाला प्लेन परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से कोई भी लाइन आप ड्रॉ कर दो वो हमेशा इसकी क्या रहेगी, परपेंडिकुलर ही रहेगी, ठीक है। तो इसको थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन, आपको एक बॉक्स ले लो या रूम के तरीके से आप समझ सकते हो कि किसी भी रूम के अपर कॉर्नर से, ठीक है, आप लोअर कॉर्नर पे लाइन ड्रॉ करो, दैट इज योर परपेंडिकुलर। तो ये इसके और इसके बीच में क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो अब मुझे इसकी लेंथ बतानी है क्या होगी। तो इसकी लेंथ आप कैसे निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो सर? बहुत आसान है। क्या मेरे पास ये है, क्या मेरे पास ये है और ये क्या है सर, ये एक्स डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है, मतलब इन दोनों के बीच में भी क्या एंगल है, 90 डिग्री है सर। तो ये डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में मैं 3 गया हूँ, एक्स डायरेक्शन में मैं कितना गया हूँ, 4 गया हूँ। मुझे ये वाला हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो बच्चों वाले काम है भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। 16 + 9 25, 25 का रूट क्या होता है, 5, दैट्स योर आंसर, ठीक है। और ये चीज़ हमने सीधी सी पढ़ी हुई है कि किसी भी पॉइंट से अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है, ठीक है, किसी भी एक्सिस पे, तो उस एक्सिस को छोड़ दो, बाकी का क्या करो कि जैसे मुझे वाई एक्सिस पे निकालना है, तो वाई एक्सिस का डिस्टेंस क्या होगा, सिंपली x² + z² का रूट। मुझे एक्स एक्सिस पे निकालना है तो एक्स एक्सिस से छोड़ दो, फिर y² + z² का रूट। सिमिलरली जेड पे निकालोगे तो x² + y² का रूट, दैट सिंपल, ठीक है। ये याद करने वाली चीजें, ये कॉन्सेप्ट वाली चीजें, ठीक है, बेटर रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ जाओ। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है मेरे पास एक, इफ ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट। अब मुझे बताओ इंडिपेंडेंट इवेंट की क्या खास बात होती है सर? इंडिपेंडेंट इवेंट में ये होता है कि दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूं तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल ही होगा, ठीक है। उनके दो मेरे पास इवेंट है, उनके अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूं इंटरसेक्शन की, तो वो क्या होता है, उनकी प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक इवेंट के होने की दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हम सब जानते हैं। देन मुझे गिवन है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी आई थिंक इट इज 3/4, सॉरी दिस इज 1/4 नॉट 3/4। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ, मुझसे पूछी गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड। बी कॉम्प्लीमेंट की मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है जब ए ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पड़ी हुई है सर, बिल्कुल पड़ी हुई है। ये क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होल डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब देखो ये वाली प्रोबेबिलिटी मेरे पास है, बात आती है इसके बारे में क्या ख्याल है। तो ये चीजें जब हमने इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़े थे तब हमने पढ़ा था कि अगर मेरा ए और बी दो जो है इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो ए और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, और ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी क्या होंगे सर, इंडिपेंडेंट ही होंगे। यस और नो? यस। ये चार चीजें थी, यहीं से एक चीज निकल के आती है ये वाली, ठीक है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो मैं क्या बोल सकता हूं सर, बहुत सिंपल है, मैं बोल सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ये वाला पार्ट। ये हमने अभी भी पढ़ा इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में, क्या सुनो? यस। नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरी एज इट इज। चीजें क्लियर? सो सर ये तो मैं डायरेक्टली वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, कैंसिल आउट कर सकता हूं। बचा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या है सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/4, तो बी कॉम्प्लीमेंट 1 - 1/4 मीन्स दिस इज सिंपली 3/4, दैट्स योर आंसर। क्लियर? दैट्स इट, ठीक है। और देखो ये चीजें करने की जरूरत भी नहीं थी, यहां पे चले जाओ। अगर आपको ये पता है कि ए और बी कॉम्प्लीमेंट जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो डायरेक्टली मैं इसको लिखता हूं बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट बाय ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट सिंपली, क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ए के होने या नहीं होने का बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी पे फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो मतलब आंसर यहीं से आएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, ये करने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट आप डायरेक्टली जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो दैट्स इट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इसने कि सर मेरे पास 2 पॉइंट है ए और बी और उनके मेरे पास पोजीशन वेक्टर हैं, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है, और मुझे एक पॉइंट पी के क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है, जो कि लाइन ए बी को 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो बहुत ईजी है, हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सर, बिल्कुल पढ़ा हुआ है, तो बस उसी का यूज करना है यहाँ पे फटाफट से, ठीक है। तो कर लें, तो फटाफट निकालिए ओपी क्या होगा सर, हमने सीखा हुआ सिंपल सा, इसको इससे मल्टीप्लाई,
यानी अपोजिट साइड के रेशियो से हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर को, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले में यही करते हैं। और इसकी मल्टीप्लाई कर दो इससे, 2 की जब इससे करोगे तो क्या मिलेगा सर, 4i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 4k कैप प्लस 1 की मल्टीप्लाई पोजीशन वेक्टर ऑफ a, सो ये तो सिंपली हो जाएगा, दिस बिकम 2i कैप माइनस j कैप एंड माइनस k कैप होल डिवाइड बाय रेशियोज का सम मीन्स 2 + 1 दैट इज सिंपली 3। सॉल्व इट, 4 + 2 बचेगा सर 6i कैप माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 3j कैप और प्लस का 4 माइनस का 1 यू गेट प्लस का 3k कैप होल डिवाइड बाय 3। पूरी को 3 से डिवाइड करोगे ये क्या बनेगा सर, 2i कैप माइनस j कैप और प्लस क्या बन गया k कैप। बस यही मेरा पोजीशन वेक्टर है किसका, पॉइंट P का। दैट्स योर आंसर। सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन से रिलेटेड, इंटीग्रेट x रेज टू पावर 4 इनटू log x dx। यही है भाई, ठीक है, कैसे करोगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है सर, लॉग दिख गया, ठीक है, और एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है, तो डायरेक्टली तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो क्या करना चाहिए, सिंपल है सर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में लोग को कौन सा फंक्शन लोगे, सो उसके लिए हमने रूल बनाया हुआ है आईलेट का, ILATE। सर लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आता है, देन आता है अलजेब्रिक फंक्शन, यानी यहाँ से मेरा फर्स्ट फंक्शन बनेगा ये और सेकंड फंक्शन बनेगा सर अलजेब्रिक फंक्शन। सॉल्व करें, यस। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या बोलते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सो log x मेरा एज इट इज, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, x रेज़ टू पावर 5/5 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन तो मैंने पहले किया हुआ, तो एज इट इज ये आ जाएगा, साथ में मेरा dx। सॉल्व करो, x से कैंसिल आउट करोगे क्या बचेगा, x रेज़ टू पावर 4, अगेन इंटीग्रेट कर दो, बस बाकी चीज़ें रेडी है। तो x रेज़ टू पावर 5/5 इनटू log x मैंने रीअरेंज करके लिख दिया, माइनस x रेज़ टू पावर 4 का, तो 1/5 तो कांस्टेंट है बाहर, x रेज़ टू पावर 4 का क्या हो जाएगा, x रेज़ टू पावर 5 डिवाइड बाय 5 अगेन एंड प्लस एक कांस्टेंट आता है 5 5 जा, दिस इज 25। बस यही आपका आंसर है। क्लियर, दैट्स इट, दैट्स वेरी सिंपल। 1 मार्कर ही चल रहे हैं भाई। इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 mod 2x माइनस 1 dx। तो हमने मोड वाले फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना पहले नहीं सीखा, तो सबसे पहला काम मेरा क्या होना चाहिए, इस मोड को हटाना है, ठीक है। इस मोड को कैसे हटाते हैं सर, बहुत सिंपल है, पहले देखो ये फंक्शन जीरो कहाँ हो रहा है, ठीक है, तो मैंने देखा सर 2x माइनस 1 जो है वो जीरो होगा सर x इज इक्वल टू हाफ पे, ठीक है। अब नंबर लाइन पे देखो हाफ मान लो यहाँ आता है, तो हाफ के इस साइड तो ये पॉजिटिव रहेगा, यानी x की वैल्यू जितनी बढ़ाते जाओगे, ठीक है, जैसे मैंने 1 रखी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस तरफ तो रहेगा हाफ के पॉजिटिव और इस तरफ रहेगा नेगेटिव, यही रूट का मीनिंग होता है। ये रूट के एक तरफ जो है वो फंक्शन का साइन पॉजिटिव रहता है, एक तरफ जो है साइन नेगेटिव रहता है, और जब x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो हमेशा मेरा जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे हमेशा पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या रहता है, ये नेगेटिव रहता है। कंडीशन क्या है, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, अगर पॉजिटिव ना हो तो उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो अब हाफ से ऊपर ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। मुझे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है सर, 1 से 3। 1 से 3 कहाँ आता है सर, यहाँ कहीं आएगा, यानी इसके राइट में ही आएगा, तो इसका मतलब इस कंडीशन में तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब मैं इसको हमेशा के लिए लिख सकता हूँ 1 2 3, ये फंक्शन क्या बन जाएगा 2x माइनस 1 dx। अब मेरे लिए ये चीज़ें बहुत आसान हो गई, ठीक है। 2x माइनस 1, 2x का करोगे क्या आ जाएगा 2x² डिवाइड बाई 2, और 1 के लिए दिस बिकम x, और कहाँ से कहाँ तक है 1 2 3। सॉल्व इट, 2 से 2 कैंसिल आउट, पहले 3 रखोगे, 3 3 9 माइनस 3 माइनस 1 रखोगे तो 1 माइनस 1, तो ये तो 0 ही हो गया, दिस बिकम योर 6। सो दैट्स योर आंसर। क्लियर, इट्स वेरी इजी। 2 cards are drawn at random and 1 by 1 without replacement। 2 कार्ड मैंने निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक निकाला, देखा जो भी आया वापस नहीं रखा, फिर दूसरा निकाला। From a well shuffled pack of 52 playing cards, find the probability that one card is red and another is black। एक तो रेड है और दूसरा क्या है, ब्लैक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है, ठीक है। तो मुझे पता है टोटल 52 कार्ड्स होते हैं सर, उनमें से 26 जो होते हैं मेरे रेड होते हैं और 26 ही मेरे क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। यस और नो, ये हम सब जानते हैं। अब मैंने 2 कार्ड निकाले हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, मीन्स मैंने सिलेक्शन किया है,
तो अब इस बात की प्रोबेबिलिटी, किस बात की, कि 1 इज रेड एंड 1 इज ब्लैक, एक रेड होना चाहिए और एक ब्लैक होना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये पूछी गई है। तो पहली चीज तो ये आती है सर टोटल ऑब्जर्वेशंस क्या होगी। सर टोटल 52 कार्ड्स हैं, इनमें से कोई भी 2 कार्ड्स मैंने निकाले हैं, तो इसको जैसे 52C2 एनी 2 सेलेक्ट कर लिए मैंने, ठीक है। अब मुझे बताइए, एक मुझे क्या चाहिए, रेड चाहिए और एक क्या चाहिए, ब्लैक। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 26, यानी रेड को सिलेक्ट करने के वेज कितने होंगे 26C1, और सिमिलरली इट इज 26C2, सॉरी 26C1, क्योंकि ब्लैक भी 26 है, रेड भी 26 है, दोनों में से मैंने एक एक ले लिया, ठीक है। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई क्यों हुआ, अब ध्यान से देखो, नीचे 1 + 1 2 बन रहा है, क्योंकि 2 कार्ड मैंने निकाले हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई। सो मतलब ये एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, ये जो मेरा इवेंट है कंप्लीट नहीं हो रहा अगर मैं सिर्फ एक ही को लूं तो दैट्स व्हाई हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। चीजें क्लियर। सो नाउ सॉल्व इट। 26C1 मीन्स 26, 26C1 मीन्स 26 डिवाइड बाय 52C2, तो इसको लिखते हैं 52 × 51 डिवाइड बाय 2 × 1 को मैं ले जाता हूं ऊपर, सिंपली 2, ठीक है। 26 2 जा 52, ये तो हो गया कैंसिल आउट, बाकी कुछ नहीं बचा, तो 26 डिवाइड बाय 51, दैट्स योर आंसर। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज ब्लैक एंड 1 इज रेड। क्लियर। नेक्स्ट, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 1 मार्कर। ये मुझे गिवन है dx डिवाइड बाय रूट ऑफ 9 - 4x²। याद आया कुछ सर? बिल्कुल, कि अगर मुझे मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय रूट ऑफ a² - x², क्या होता है सिंपली सर? ये सिंपली होता है साइन इनवर्स x/a प्लस ए कॉन्स्टेंट c। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दीजिए फटाफट से। सो ये है 9, दिस इज a² मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ 3a²। अब ये a बन गया और इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, यानी x का काम यहाँ कौन कर रहा है, 2x कर रहा है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सो नाउ दिस बिकम योर सिंपली साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा 2x डिवाइड बाय 3 प्लस एक कांस्टेंट c। लेकिन एक चीज रहेगी यहाँ पे सर, x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 2, तो वो 2 क्या आ जाएगा नीचे। सो दैट्स योर आंसर, ठीक है। सिंगल लाइनर है। तो इसने क्या बोला है कि फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। ये 2 वेक्टर मुझे गिवन है और मुझे एक यूनिट वेक्टर निकाला है इन दोनों के परपेंडिकुलर। कैसे निकालते हैं सर? बहुत आसान है। इसका मतलब सीधा सा निकाल लो सर, a क्रॉस b निकाल लो। क्या निकालो? a क्रॉस b निकालो। तो ये वेक्टर क्या मिलेगा? ये वो वेक्टर होगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और कोई अगर मुझे वेक्टर मिल जाए उसका यूनिट वेक्टर निकालना भी मुझे आता है, तो फटाफट से ये निकालो पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं सर? i j कैप फर्स्ट रो में लिख दो, सेकेंड रो में इसके जो स्केलर कंपोनेंट है दैट इज योर 5 6 एंड -2, एंड देन द नेक्स्ट इज 7 6 2 इज देयर। फटाफट से सोल्व करो, क्या आएगा? दिस इज i कैप पहले होगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज 12 + 12 के साथ i कैप। j कैप के लिए एक माइनस आता है, तो j कैप के लिए ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, 5 2 जा, दिस इज 10 माइनस प्लस 14 के साथ j कैप, एंड द लास्ट इज k कैप। तो नीचे लिखूं प्लस, अब ये और ये छोड़ दो, सो दिस इज 30 - 42 k कैप। तो ये मेरा क्या आ गया? a क्रॉस b। सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, क्या आएगा? यहाँ लिख दूं, so this is 24 i cap, the next is -24 j cap, the next one is your -12 k cap, ठीक है। अब यहां से देखो 12 को आप निकाल लो बाहर, आसान हो जाएगी चीजें आपके लिए। so this become 2 i cap -2 j cap and -k cap is there। so ये आ गया सर मेरा एक वेक्टर जो a और b के क्या है, परपेंडिकुलर है। बट मुझे क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं सर? इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो पहले, यानी मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए a क्रॉस b का। कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब ये 12 तो एज इट इज रहेगा इनटू, अब बाकी जो बचा उसका मैग्नीट्यूड 2² इज 4 + 2² इज 4 + 1² इज 1, दिस इज 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 12 3 जा 36। ये 36 क्या आ गया सर? इसका क्या आ गया? इसका ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। तो इस वाले वेक्टर को इससे कर दो डिवाइड, सिंपल है, ठीक है। तो बस इसको मैं कर देता हूं इससे डिवाइड बाय 36। 12 3 जा 36, बाकी को अलग अलग कर दो, दिस इज 2/3 i कैप -2/3 j कैप and -1/3 k cap। so that's become your unit vector perpendicular to the vector a and b, that's simple।
देखो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन लिख लिए मैंने। तो द फर्स्ट वन, इसने क्या बोला है, ध्यान से देखो। इसने बोला कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड whose adjacent edges are represented by 2a minus b and 3c। एक पैरेललोपाइप्ड की मुझे क्या निकालनी है, वॉल्यूम, जिसकी तीनों एजेस जो हैं वो इन तीनों वेक्टर से रिप्रेजेंट की गई है, जहां पे a b c की वैल्यू मेरे पास गिवन है। देन वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड? सर बहुत ईजी है, 3 एज होते हैं, 2 के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, ठीक है, और तीसरे का क्या कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए उनके साथ, और उनका अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं तो वही मेरी क्या हो जाती है, वॉल्यूम हो जाती है। सिंपल, ठीक है। और इसी बात को लिखता हूं मैं a डॉट b क्रॉस c, ऐसे लिख दो चाहे, ठीक है। अल्टीमेटली क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, सिंपल सा तरीका होता है। पैरेललोपाइप्ड का मतलब क्या है, एक तरह से, हाँ जस्ट मिनट, जैसे मैंने ये फिगर बनाया, मुझे इसकी क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो अगर मैं इसके बेस का एरिया निकालो और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मिलेगी, वॉल्यूम। अब बेस को छोड़ दिया मैंने, इस साइड का एरिया निकाला, इसको बेस की तरह कंसीडर किया और इस वाले को मैंने हाइट कंसीडर किया, तो भी तो वॉल्यूम ही आएगी, ये सुनो। सो दैट्स व्हाई हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इजी, जैसे 2 मार्कर क्वेश्चन है भाई, तो बहुत इजी हो जाता है। तो इसका एरिया क्या होगा, इट्स सिंपली सबसे पहला काम मुझे 2a निकालना है, ठीक है, क्योंकि एजेस ये हैं, a b c को नहीं लेना मुझे, एज मेरा क्या है 2a, तो 2a निकालोगे तो इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, सो दैट बिकम योर 2a। माइनस b मतलब इसके सिर्फ साइन चेंज कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। 3c मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो 6, दिस बिकम 3 एंड 3 3 9 इज देयर। सो ये मेरा क्या आ गया सर, ये मेरे जो एज आ गए पैरेललोपाइप्ड के। अब इनका मुझे क्या करना है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है सर, ठीक है। पहला वेक्टर्स के स्केलर कंपोनेंट लिख दिए, दूसरे वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट लिख दो, और तीसरे वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट लिख दो, और ये जो डिटरमिनेंट बन गया उसकी वैल्यू निकाल लो, वही आपकी क्या होगी, वॉल्यूम एफ ऑफ द पैरेललोपाइप्ड होगी। सिंपल निकालो फटाफट, ठीक है। कॉन्सेप्ट ही मैंने समझा दिया है, ठीक है, बट आई थिंक अब वो टाइम नहीं है कि आप बहुत बेसिक से चीजें करो, ठीक है। तो डायरेक्टली सॉल्व करो, दिस इज 2 इंटू क्या हो जाएगा, -36 एंड प्लस का 15। द नेक्स्ट वन इज -2 मतलब ये हो जाएगा प्लस का 2 इंटू, इसको और इसको छोड़ दीजिए, माइनस का 27 एंड -30। द लास्ट वन इज प्लस का 4 इंटू, ये करोगे तो प्लस का 9 एंड प्लस का 24। सॉल्व कीजिए फटाफट से, ये क्या बचेगा, 15 21 माइनस का 21 माइनस का 42। सॉल्व कीजिए, 27 30 कितना बन जाएगा, 57, और 57 का डबल करना है मुझे, तो माइनस का 57 का डबल 4114 इज, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट 24, ये हो जाएगा 33 इंटू 4, सो दिस बिकम 12132 इज। सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्या मिलेगा, ये दोनों माइनस के हैं, इनको ऐड कर लीजिए, क्या बनेगा 651, 156 माइनस का है, 132 प्लस का है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा 4 एंड दिस इज 24। अब देखो ये मेरा आंसर आया माइनस का 24, बट मेरा वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो दैट्स इट मीन्स ये क्या आएगा 24 क्यूबिक यूनिट्स, दैट्स इट। सो दैट्स योर आंसर, इजी, इट्स वेरी इजी। सो नेक्स्ट मैंने लिख दिया पहले से ही और इसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये 2 लाइन से एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मुझे वैल्यू ऑफ किसकी निकालनी है भाई, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला काम मेरा ये होना चाहिए, भाई ये सिमेट्रिक फॉर्म दिख रही है लाइन की, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ पहले तो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए। यहां है सर, है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वाई है सर, यहां नहीं है, तो क्या मैं इसको y डिवाइड बाय -1 लिख सकता हूं, यस और नो, यस, और इसको मैं x बाय 1 लिख लेता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। के जेड मतलब इसको मैं लिख सकता हूं z डिवाइड बाय 1 बाय के, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं सर, बिल्कुल, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को k से डिवाइड कर दिया। बात यही है, ऊपर जाएगा तो सेम यही चीजें बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, डिवाइड बाय 1 लिख दिया। यहां प्रॉब्लम है सर, y के साथ 2 है, इस 2 को हटाना है, तो क्या करोगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा y प्लस हाफ डिवाइड बाय हाफ। क्लियर, नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, हाफ बनेगा, दैट सिंपली -1 हटाना है सर, सो ये हो जाएगा z -1 डिवाइड बाय -1। चीजें क्लियर, दैट्स इट। सो अब 2 वेक्टर जो है, सॉरी 2 लाइन जो है वो परपेंडिकुलर कब होती है,
जब उनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम जो है इक्वल टू क्या होता है 0, यानी मल्टीप्लाई करो फटाफट से, यानी क्या लगा रहा हूं मैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये परपेंडिकुलर कब होगी? जब ये कंडीशन होगी। पुट द वैल्यूज 1 इंटू 1 सिंपली 1, माइनस 1 इंटू हाफ माइनस का हाफ, 1 बाई के इंटू माइनस 1 दैट इज 1 बाई के होल इक्वल टू 0। 1 माइनस हाफ क्या बचेगा सर? हाफ बचेगा। तो 1 बाई के की वैल्यू क्या आ गई सर? सिंपली हाफ, मतलब के की वैल्यू क्या आ गई सर? 2। दैट्स योर आंसर। इजी, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट रिलेटेड टू है हमारा प्रोबेबिलिटी। तो इसने क्या बोला है नेक्स्ट में? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए ग्रीन सिग्नल ऑन ए बिजी क्रॉसिंग इज x। बिजी क्रॉसिंग x इज 30%। तो मुझे प्रोबेबिलिटी गिवन है सर ग्रीन सिग्नल आने की, और वो है 30%, मतलब मैं बोल सकता हूं 30/100, और वी कैन से 3/10 भी बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। What is the probability of finding a green signal on X on 2 consecutive days out of 3? अब इसने क्या बोला कि मैं 3 दिन लगातार गया भाई, ठीक है, मैं 3 दिन लगातार अपनी बाइक लेके जा रहा हूं, ठीक है, और तीनों दिन क्या होना चाहिए? मुझे कोई भी 2 दिन ग्रीन सिग्नल मिले, वहां पे रेड लाइट नहीं मिलनी चाहिए, ग्रीन मिलनी चाहिए। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज पूछा है, 2 लगातार दिन, ठीक है। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? सर मैं पहले दिन गया ग्रीन सिग्नल मिला, दूसरे दिन भी ग्रीन सिग्नल मिला, तीसरे दिन रेड मिल गया, ठीक है। या फिर ये पॉसिबल है सर पहले दिन रेड मिला, फिर ग्रीन मिला, फिर ग्रीन मिला। क्या कोई और केस पॉसिबल है? कुछ बोलेंगे सर ग्रीन रेड ग्रीन, बेटा ये कॉन्जिक्यूटिव डेज नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि घूम फिर के वही नहीं आना है, इससे आगे नेक्स्ट डे आएगा, ठीक है। तो इसने बोला 2 लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज मिलना चाहिए, तो मतलब सिर्फ यही 2 चांसेस हैं मेरे पास। इस बात की प्रोबेबिलिटी मुझे बतानी है। तो अब मेरे पास प्रोबेबिलिटी है सर ग्रीन सिग्नल आने की। क्या आप बता सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड सिग्नल और नॉट ग्रीन सिग्नल? ग्रीन सिग्नल ना आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है सर, इसका अपोजिट, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब 1 माइनस 3/10, और सिंपली वी कैन से दिस सिंपली बिकम 7/10। मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए 2 कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन सिग्नल की, तो वो क्या हो सकती है? या तो ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रीन सिग्नल फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज, मैंने इसको E1 से डिफाइन कर दिया, पूरा लिख लेना, ठीक है। तो पहला ग्रीन सिग्नल आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी सर 3/10, दूसरा भी ग्रीन आए 3/10, तीसरा रेड आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी 7/10, ठीक है। तीनों दिन चला गया, मैं कंप्लीट हो गया ना इवेंट। अब आएगा प्लस दूसरा इवेंट। देखो पहला रेड आना चाहिए सर, तो अब देखो बात तो एक ही है ना, रेड आना चाहिए मतलब 7/10, दूसरा ग्रीन मतलब 3/10, तीसरा भी ग्रीन, दिस इज 3/10 अगेन। सॉल्व कर लो इसको, यू गेट योर आंसर। समझ में आई होप सो चीजें? अब देखो ये और ये चीजें ना सेम ही है, ठीक है। 7/10 को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क पड़ा गया? नहीं। तो इसका मतलब मैं इसको 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7/1000 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बस सिंप्लीफाई कर लो। अगर कुछ हो रहा है तो इसको 500 लिख दो भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हम। दिस इज 42 डिवाइड बाई 500, और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं सर, बिल्कुल 21/250। सो दिस इज योर आंसर 21/250। दैट्स योर प्रोबेबिलिटी ऑफ green signal for 2 consecutive days. That's it. Oh sorry, हमने क्या कर दिया? 3 3 9, this is 63. Sorry, 63/500. Sorry भाई, आगे नहीं होगा। मैंने 3 2 6, 7 से 42 कर दिया, सॉरी। नेक्स्ट क्या करना है? sec क्यूब x का मुझे इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसको करने के मेरे पास 2 मेथड है, ठीक है। मैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकता हूँ, और डायरेक्टली एक आइडेंटिटी लग सकती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना हमारी, वहाँ से भी हो सकता है। तो हम दोनों चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं एक साथ। सबसे पहला स्टेप आपका ये रहना चाहिए कि मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ sec x इंटू sec स्क्वायर x dx। यहाँ तक किसी को दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और sec स्क्वायर x आप ऐसे ही बोल सकते हो सर इसका इंटीग्रेशन मुझे पता होता है, इसका मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी लगा सकते हो और डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हो, दोनों चॉइस है आपके पास, ठीक है। मैं दोनों से बताता हूँ। तो पहले हम करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके। इस sec x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √1 + tan स्क्वायर x। ये सुनो सर, ये बहुत ही बेसिक सी आइडेंटिटी है जो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, जहाँ से मैं ये कर सकता हूँ आराम से कि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा होता है। sec चाहिए तो स्क्वायर को उधर ले आओ, रूट बन जाता है, दैट्स इट। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो कि लेट मैंने मान लिया सर टेंजेंट x को मैंने मान लिया
t है। सो दिस बिकम योर sec square x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। बन गया पूरा dt। वैल्यूज पुट करो। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस क्या आ गया टी स्क्वायर, और इस पूरे का जगह लिख दिया मैंने dt। क्या कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद आ रहा है? ठीक है, डायरेक्टली 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है सर, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला पड़ा है ना, बस वही लगाना है। तो सबसे पहले क्या होगा x बाय ए, एक्स की जगह यहाँ क्या है t, तो t बाय 2। ठीक है, द रूट ऑफ टर्म को एज इट इज लिखो 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए क्या है 1, 1 बाय 2 मतलब यही रहेगा, टू लॉग ऑफ मॉड x मीन्स t प्लस रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर एंड प्लस ए कांस्टेंट दैट इज c। दैट्स इट। इस t की जगह मैंने क्या लिया था टेंजेंट x, तो जहां जहां t दिख रहा है टेंजेंट x रख दो, आपका काम हो गया। और टेंजेंट x रख दें, देखो ये टेंजेंट स्क्वायर x हो जाएगा, sec स्क्वायर x मतलब इसको मैं sec x भी लिख सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली मैं इसको लिख सकता हूँ, तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है। ठीक है, तो ये sec x प्लस टेंजेंट x बन जाएगा। सिंपल है, तो इतनी वैल्यूज पुट कर सकते हो। होप सो इट इज क्लियर। अब बात आती है कि क्या इसी बात को मैं इंटीग्रेशन में पार्ट से कर सकता था? सर बिल्कुल कर सकता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास जो आईलेट है ना वो वर्क नहीं करेगा। मेरे पास क्या वर्क करेगा, हमने सीखा था कि फर्स्ट फंक्शन हमें वो लेना है जिसका इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है हमें। जैसे यहाँ पे इन दोनों का इंटीग्रेशन आपको आता है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन मेरे लिए बहुत आसान है, इसका थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक काम किया मैंने, इसको सेकंड फंक्शन लिया, इसको फर्स्ट लिया। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन वो क्या होता है टेंजेंट एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव sec x का डेरिवेटिव क्या होता है सर? sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू टेंजेंट x। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। एंड sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अगेन दिस बिकम योर टेंजेंट x, साथ में मैंने लगा दिया dx। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सॉरी भाई, क्लियर? ओके, सो अब ये टेंजेंट x इंटू टेंजेंट x बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका काम तो खत्म हो चुका है। और ये देखो ये वाला पार्ट आ चुका है। ये यहां से देखो t क्या है, t क्या है, टेंजेंट x तो मैंने लिया था, यस सर। और ये क्या बनेगा sec x, तो ये वाला पार्ट आ चुका है। बात रही 2 की, वो आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो इसका मैं क्या कर सकता हूं अगेन। ठीक है, अब मुझे टेंजेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं पता, sec x का मेरे लिए डिफिकल्ट था, वही छोड़ के तो मैं यहां आया। तो एक काम किया मैंने, इस टेंजेंट स्क्वायर x को फिर से लिख दिया मैंने sec स्क्वायर x माइनस 1। क्या किसी को कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, इसको अंदर ले जाओ। सो दिस बिकम योर, ये माइनस साइन मेरा एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec की से मल्टीप्लाई करो, दिस बिकम sec क्यूब x। इस माइनस माइनस को मैंने कर दिया प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 1 इज sec x dx। ठीक है, सबके साथ dx लगा दो। अब ध्यान से देखो ये क्या है, ये जहां से हम स्टार्ट हुए थे वही है सर। इसका मतलब इस पार्ट को मैं लिख सकता हूं i, यस नो, यस। माइनस आई जब उस तरफ जाएगा तो दिस बिकम i प्लस आई मतलब 2i। तो इस सब को हटा के मैं ले गया लेफ्ट हैंड साइड में, एंड दैट्स टोटली बिकम योर 2i होल इक्वल टू, इस पार्ट को मैंने लिखा है दैट इज मीन sec x इंटू टेंजेंट x। ठीक है भाई, बचा क्या मेरे पास, इसको मैंने यहां लिया है बस। तो इसका इंटीग्रेशन मुझे आता है, दैट बिकम योर लॉग ऑफ क्या होता है भाई, sec x प्लस टेंजेंट x प्लस एक कांस्टेंट c। और ये 2 जब इधर आएगा तो इसके डिवाइड में भी 2 हो जाएगा और इसके डिवाइड में भी 2 हो जाएगा। ठीक है, यही 2 आने वाला है ना दोनों के साथ। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। सो जैसे मन करे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज रिलेटेड टू डिफरेंशियल इक्वेशन। y e रेस्ट पावर y dx मेरे पास है सर, y e रेस्ट पावर y dx इज इक्वल टू वाई क्यू प्लस टू एक्स ई रेस्ट पावर वाई डी वाई। ठीक है भाई, होप शो हमने बिल्कुल सही लिखा है, यस। तो मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकालना है सर, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे x है, ये y दिख रहा है, तो इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। पहली चीज़ क्या मेरे दिमाग में आ सकती है, ठीक है, कि कहीं ये होमोजेनियस इक्वेशन तो नहीं है, लग रही है क्या, नहीं लग रही। क्या मैं वेरिएबल को सेपरेट कर सकता हूँ, वो भी पॉसिबल नहीं लग रहा। क्यों, ये x y सर dy इनके साथ है, तो dy बाई डी एक्स पहले से अलग अलग दिख रहे हैं मुझे।
ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा सिंप्लीफाई करके, क्योंकि जैसे मैंने इनको अलग किया dy इसके साथ, dy इसके साथ, इस x को लेके जाओगे तो यहाँ पे y और ey dx के साथ है। प्रॉब्लम है सर? है। तो ना तो मेरे को होमोजेनियस निकली, ना ही मैं इसके वेरिएबल को सेपरेट कर सकता हूँ। तो एक कंडीशन क्या बचती है? एक बचती है सर लीनियर इक्वेशन हो सकती है शायद ये, ठीक है। तो क्या ट्राई करके देखा जाए? सर बिल्कुल। सो एक काम करता हूँ मैं यहाँ से dy बाई dx या dx बाई dy निकालता हूँ। सो इस dx को मैंने एज इट इज रखा और dy को ले आया इधर। सो दिस बिकम योर dy होल इक्वल टू, मेरे पास है सर y क्यूब प्लस 2x e रेस्ट पावर y। और ये जब उधर जाएगा तो दोनों को डिवाइड करेगा, तो दोनों को मैं पहले से ही अलग अलग लिख देता हूँ भाई, सॉरी y e रेस्ट पावर y। सिंप्लीफाई करके देखो, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, इस y से ये कट जाएगा तो ये बचेगा 2, ठीक है। अब मैंने लिखा dx बाय dy इज इक्वल टू, इस पोर्शन को इधर लेके आओ, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2 बाय y इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये बचेगा मेरे पास y स्क्वायर डिवाइड बाय ई रेस्ट पावर y। क्या कुछ चीज़ें क्लियर हुई? क्या लग रहा है आपको? सर ये इक्वेशन बन गई dx डिवाइड बाय dy प्लस क्या होता था y x और इज इक्वल टू, सॉरी px इज इक्वल टू q, और ये p एंड q आर द फंक्शन ऑफ y। क्या सुनो, ये सेकंड टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गई मेरी। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सर सबसे पहला काम हम करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। वो कैसे निकलता है? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब हम निकालते हैं सर e रेस्ट टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है यहाँ माइनस 2 बाय y dy। इजी, बहुत इजी, -2 तो कांस्टेंट है, तो e रेस्ट टू पावर -2 एज इट इज, और 1 बाय y का इंटीग्रेशन होता है सर log y। इस -2 को उधर ले जाओ तो दिस बिकम y रेस्ट टू पावर -2, e रेस्ट टू पावर log e क्या बन गया 1। तो यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या मिल गया सर 1 डिवाइड बाय y स्क्वायर। y रेस्ट टू पावर -2 को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय y स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है फाइनल सॉल्यूशन की। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा? किसकी वैल्यू देगा? x की। तो क्या होगा देखो, x इज इक्वल टू, x के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड दैट इज योर 1 बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन? q लिख दो, तो y स्क्वायर डिवाइड बाय e रेस्ट पावर y, और इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब 1 बाय y स्क्वायर को, साथ में हो जाएगा dy। बस इसको सॉल्व कर लो, यू गेट योर आंसर, ठीक है। सो इससे तो ये कैंसिल आउट सिंपली, बाकी को सॉल्व करो। तो दिस इज x डिवाइड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू e रेस्ट पावर y को ले जाओ, क्या हो जाएगा? e रेस्ट पावर माइनस y, उसका इंटीग्रेशन e रेस्ट पावर माइनस y, और एक माइनस आ जाएगा आगे, प्लस हो जाएगा c। y को उधर ले जाना है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सिंपली माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाय e रेस्ट टू पावर y प्लस c y स्क्वायर इज देयर। सो दैट्स योर जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इजी, इट्स इजी। सो दैट्स इट। तो क्या आएगा इसमें? फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy बाई dx इज इक्वल टू y माइनस x टेंजेंट y by x is there. Yes, yeah. Given that y is pi by 4 and x is 1. y मुझे given है सर pi by 4 और x जो है मेरे पास given है 1। ये मुझे given है, तो मुझे इस इक्वेशन के पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने हैं। तो अब ये इक्वेशन आपको कैसी लग रही है? क्या y by x की फॉर्म में है? यानी थ्रू आउट x से डिवाइड करके देखो तो ये बन जाएगी dy by dx इज इक्वल टू, y को डिवाइड करोगे y by x, इस टर्म को डिवाइड करोगे तो x कैंसिल आउट, क्या बचेगा? माइनस टेंजेंट y बाई x, ठीक है। यानी दिस ये कैसे लग रही है? dy बाई dx को छोड़ के ये लग रहा है फंक्शन ऑफ y बाई x। मतलब ये कौन सी इक्वेशन है सर? होमोजेनियस है। अगर ये होमोजेनियस है तो हम क्या करते हैं सर? हम लेते हैं लेट y इज इक्वल टू vx, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड यू गेट dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन v एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 प्लस x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x इज दिस। पुट द वैल्यूज, इसकी वैल्यू आ गई ये, सो दिस बिकम सिंपली v प्लस x इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू y बाई x को मैंने लिख दिया सर v माइनस टेंजेंट v इज देयर, ठीक है भाई। इस v को ले जाओ उधर तो दिस बिकम माइनस v, इस v से ये v कैंसिल आउट, तो v वाले टर्म को एक तरफ कर लो, x वाले टर्म को एक तरफ कर लो, क्या आएगा? सिंपली ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? दिस इज 1 बाय टेंजेंट v इंटू डी वी इज इक्वल टू, माइनस साइन एज इट इज रखा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 बाय एक्स
और dx। बस टेंजेंट v ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, cot v। cot v के डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या आएगा सर, cot v का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपली सर log ऑफ sin x, और यहाँ पे x क्या है v, तो log ऑफ sin v बन जाएगा मेरा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज 1/x का इंटीग्रेशन सर log x, और प्लस कांस्टेंट को मैं लिख देता हूं log c की फॉर्म में। सिंप्लीफाई करो, यहां से क्या आएगा, दिस इज log, मैं लिख सकता हूं c/x से, log यहाँ पे कैंसिल आउट, क्या बचा, sin v इज इक्वल टू c/x से, ठीक है। सो इस v को मैं लिख सकता हूं y/x, इस x को लेके आओ तो इधर ले आओ, तो x sin y/x इज इक्वल टू c, ठीक है, ये है। बट मेरे से क्या पूछा गया था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो आई थिंक मुझे v की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, रख भी दी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो x 1 है, y इज π/4, यूज दिस एंड फाइंड द कांस्टेंट c। x 1 है तो ये 1 हो जाएगा, साइन v इज π/4 और x की वैल्यू 1 है, लिखने की जरूरत नहीं, दैट इज c। साइन π/4 क्या होता है, 1/√2, तो c की वैल्यू क्या आ गई सर, 1/√2, यहाँ पे रख दो 1/√2, दैट्स योर आंसर, that's your particle solution of this equation. There are two bags 1 and 2. Bag 1 contains 3 red and 5 black balls and bag 2 contains 4 red and 3 black balls. One ball is transferred randomly from bag 1. तो पहले मैं बात करता हूँ भाई, मेरे पास एक बैग है बैग 1, उस बैग के अंदर क्या क्या है मेरे पास, उस बैग के अंदर मेरे पास है रेड और ब्लैक बॉल, कितनी है, 3 रेड एंड 5 ब्लैक, 3 रेड एंड 5 ब्लैक्स, ये है मेरे पास बैग 1 के अंदर। अब मैंने क्या किया, 1 बॉल इज ट्रांसफर रैंडमली फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2, यहां से मैंने एक बॉल ट्रांसफर की, तो अब देखो बॉल कौन सी ट्रांसफर हो सकती है बैग 2 में, हो सकता है रेड करूं मैं, हो सकता है मैं ब्लैक करूं, तो बैग 2 की कहानी ये आ जाएगी, ठीक है। और बैग 2 में भी रेड और ब्लैक बॉल्स हैं, कितनी हैं, रेड आर 4 एंड ब्लैक इज 3, ये बैग 2 की कंडीशन है फिलहाल। अब यहां से मैंने बॉल ट्रांसफर की है, हो सकता है वो रेड मैंने की हो सकता है मैंने ब्लैक ट्रांसफर की हो। अब आगे पूछा क्या इसने, उसकी बात करते हैं। Then a ball is drawn randomly from bag 2. If the ball so drawn is found to be black in color, then find the probability that transferred ball is also black. इसने क्या बोला, ध्यान से देखो, ये कौन सी आ गई, ये पेज थ्योरम आ गई मेरी यहाँ पे। इसने ये बोला कि एक बैग है मेरे पास जहाँ पे 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं, तो पहली बैग से मैंने एक बॉल को निकाला और दूसरी बैग जहाँ पे 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स है वहाँ पे एक ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो ट्रांसफर करने से क्या हुआ, हो सकता है मैंने रेड किया हो, अगर रेड ट्रांसफर किए तो यहाँ पे रेड 5 हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी 3, लेकिन अगर ब्लैक ट्रांसफर हुई है तो रेड तो 4 रहेगी और ब्लैक भी हो जाएगी मेरी 4, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। फिर मैंने क्या किया, यहां से बैग 2 से एक बॉल फिर से निकाला और वो बॉल मेरे को कैसा मिला सर, वो बॉल मेरे को मिला ब्लैक, कैसा मिला, ब्लैक बॉल मिला। तो अब मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है कि भाई जो मैंने बैग 2 से ब्लैक बॉल निकाला था वो ब्लैक था, ठीक है। तो मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो मैंने पहली बैग से जो बॉल निकाला था, ट्रांसफर किया था, वो भी ब्लैक था, इस बात की प्रोबेबिलिटी मुझे बताइए। सिंपल सा फंडा ये है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ ली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करोगे, बेस थ्योरम में क्या करते हो, सबसे पहले निकालो भाई टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है बैग 2 से ब्लैक बॉल आने की, वो बताओ मुझे क्या होगी। तो इट्स वेरी सिंपल, आई थिंक प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, और मैं इसको B2 से डिनोट कर लेता हूं भाई, ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 2, ठीक है। कैसे कैसे आ सकती है, ध्यान से देखो, इस बैग को सिलेक्ट करने का झंझट ही नहीं है, बात आती है यहां से, ठीक है, कि हो सकता है मैंने रेड बॉल ट्रांसफर की हो सकता है मैंने ब्लैक बॉल ट्रांसफर की हो। तो मैंने अगर रेड बॉल ट्रांसफर की, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर, रेड बॉल है 3, टोटल है 8, मतलब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी सर 3/8। सिमिलरली ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5/8 हो जाएगी यहाँ पे, यस और नो, यस। तो जब मैंने रेड बॉल ट्रांसफर की तो उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हुई सर, 3/8। क्या फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी चीजें समझ लो डायग्राम से बस। मैंने रेड निकाली, उस बात की प्रोबेबिलिटी ये थी। अब रेड आने के बाद जो बैग 2 की कंडीशन है वो ये है। अब यहां से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ब्लैक बॉल आने की। तो ब्लैक बॉल है सर 3, टोटल अगेन 8, सो दिस इज अगेन बिकम 3/8 प्लस ये आ गई सर जब मैंने रेड बॉल ट्रांसफर की। अब बात आती है मैंने जब ब्लैक ट्रांसफर की, तो ब्लैक बॉल आने की फर्स्ट बैग से प्रोबेबिलिटी है सर 5/8 इनटू जब मैंने ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर दी तो अब ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी फिर से क्या होगी, दिस इज 4/8, क्योंकि ब्लैक क्या हो गया 4, दिस इज 4/8। सो दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, मिल गई। अब मुझे इस बात की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है कि B1
कि फर्स्ट जो मैंने बॉल सेलेक्ट की थी वो भी ब्लैक ही थी, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ मुझे। तो ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा सर, ब्लैक बॉल, जब ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। सो ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई उसके बाद की प्रोबेबिलिटी सर 5/8 इनटू ब्लैक बॉल ही आई सेकंड बैग से, इस बात की प्रोबेबिलिटी 4/8। तो एक चीज ध्यान रखना, टोटल प्रोबेबिलिटी में एक कोई कॉन्सेप्ट ऊपर लग रहा होता है, यानी नीचे वालों में से एक जो इससे रिलेटेड है, जो मेरी फेवरेबल आउटकम्स में आता है, वो यहां पे आ जाएगा। सॉल्व कर लो इसको एंड यू गेट योर आंसर। इजी, इट्स वेरी इजी। सो दिस इज, ये प्रोबेबिलिटी किसकी निकल के आएगी, ये प्रोबेबिलिटी आएगी ये वाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ black ball transferred from the first bag when it is given that the ball drawn from the second bag is black. So that's it, solve it. क्या आएगा, 20 आ जाएगा। अब नीचे देखो सब में सेम है 64, तो this is 9 plus 20, 29, so this is 20 divided by 29 is there. That's your answer. ठीक है, इजी, बहुत इजी है। टोटल प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया है, सीधा जो रास्ते जाते हैं उन पे प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते जाओ, ऐड कर दो, टोटल आ गई। बेस थ्योरम क्या बोलती है, मुझे पहले वाला इवेंट चाहिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा देती है, तो जिस बात की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाई है उस रास्ते को ऊपर लिख दो, बस काम खत्म। दैट्स सिंपल। An urn contains 5 red and 2 white and 3 black balls. 3 balls are drawn one by one at random without replacement. तो एक अर्न में मेरे पास क्या है सर, रेड है 5 एंड व्हाइट इज 2, ब्लैक इज 3। ओके, 3 balls are drawn one by one at random without replacement. 3 बॉल मैंने निकाली और रिप्लेसमेंट मैंने नहीं की है। Find the probability distribution of the number of white balls. Also find the mean and variance of the number of white balls drawn. तो देखो मीन एंड वेरिएंस वाली चीजें तो हमारे सिलेबस में है नहीं इस बार, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप निकाल सकते हो। किस बात का निकाला है, इसने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है सर, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है। सर मेरे पास व्हाइट बॉल है 2, तो हो सकता है तीनों बॉल मेरी व्हाइट आए ना कोई भी ना आए, हो सकता है उनमें से कोई एक व्हाइट बॉल आए, हो सकता है उनमें से कोई 2 व्हाइट बॉल आए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि तीनों व्हाइट हो, सर मेरे पास टोटल कितनी है, 2 ही है, तो तीनों व्हाइट बॉल नहीं आ सकती। सो दैट इज दिस, सिंपल, क्लियर। अब मुझे बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल क्या होनी चाहिए, इक्वल टू 0 होनी चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सर मैंने कितनी बॉल निकाली है, 3, टोटल बॉल्स कितनी है सर 10, तो इसका मतलब 10 में से कोई 3 बॉल मैंने सिलेक्ट की और वो व्हाइट नहीं होनी चाहिए। व्हाइट नहीं होनी चाहिए मतलब या तो रेड होगी या ब्लैक होगी, मतलब टोटल बची 8, तो 8 में से कोई 3 सिलेक्ट कर लीजिए। सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर। सो करोगे तो क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा 876 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। आता है भाई कॉम्बिनेशन खोलना, नीचे हो जाएगा 1098 डिवाइड बाय 3 to 1। सो नीचे वाला तो पूरा कैंसिल आउट, 8 से 8 कैंसिल आउट, 3 2 6, 3 3 9, 2 5 10। सो क्या बचा 7/15। तो पहले की प्रोबेबिलिटी आ गई सर 7/15। क्लियर। अब नेक्स्ट इसने बोला कि एक व्हाइट बॉल आनी चाहिए, तो ये चीज़ क्लियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल इज इक्वल टू 1, यानी इनमें से एक बॉल जो है व्हाइट होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक क्या होनी चाहिए, व्हाइट होनी चाहिए। सर टोटल आउटकम्स तो वही रहेगी 10C3, यस और नो, यस। एक व्हाइट मतलब टोटल व्हाइट है मेरे पास 2 सर, 2 में से कोई एक सिलेक्ट होनी चाहिए, यस और नो, यस। बाकी कितनी बची सर 8 में से कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो, फाइंड इट। तो ऊपर आ गया 2 सर, ये हो जाएगा 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 होल डिवाइड बाय दिस बिकम योर 1098 डिवाइड बाय 3 2 1। सॉल्व इट, 2 1 से ये गया, 8 से 8 कैंसिल आउट, 3 3 9, कुछ और 2 5 10। सो अगेन दिस इज ऑल्सो 7/15 इज देयर, ये भी क्या बन गया 7/15। एंड द लास्ट इज जब 2 व्हाइट बॉल्स होगी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ W यानी व्हाइट बॉल इक्वल टू 2, और सिंपली आप लिखो x इज इक्वल टू 2, दैट इज मच बेटर, ठीक है। ये जस्ट समझाने के लिए हो गया क्योंकि मैंने वेरिएबल x डिफाइन किया, तो x इज इक्वल टू 2 जब होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो दिस इज अगेन 7/15 एंड दिस इज मस्ट बी 1/15 ही आएगा, नहीं आया तो हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया, ये देख लेना, ठीक है। सो द टोटल चांसेस आर सेम, मीन दिस सिंपली 10C3, व्हाइट बॉल 2 है, दोनों में से दोनों ही चाहिए मुझे, N2, बाकी कितनी बची 8 में से कोई एक चाहिए। सॉल्व इट। 2C2 मतलब 2C0 मीन्स 1 इज देयर, लिखने की जरूरत नहीं है, ये बचेगा 8 N2, दिस बिकम योर 10 इंटू 9 इंटू 8, और ये ऊपर लिख दो 3 इंटू 2 इंटू 1।
सॉल्व इट। 8 and 8 get cancel out, 3 3s are 9, 2 5s are 10, so this become 1/15, यही बोला था मैंने। सो दैट इज योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मीन वेरिएंस सिलेबस में नहीं है तो करने की जरूरत नहीं, करना भी हो तो कुछ नहीं करना, इससे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, इसके इससे करोगे 7/15, इसके इससे करोगे क्या आएगा 2/15, ऐड कर दो क्या बन गया 9/15 और वी कैन से 3/5 इज योर आंसर, दिस इज योर मीन। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है बस। तो ये आपका एक्स का काम कर रहा है, फ्रीक्वेंसी की तरह ट्रीट कर लो। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एंड ऐड कर दो। ठीक है, सिमिलरली आप वेरिएंस भी निकाल सकते हो, सेम जो हम पहले करते थे। ठीक है, और वेरिएंस के लिए क्या करते थे, एक्स स्क्वायर निकाल लो पहले। चलो बता देता हूँ, 0 1 4 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, सो दिस बिकम 0, 7/15, ये बच गया 4/15। ठीक है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, सो दिस इज योर, मैं बोल सकता हूँ px इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स आई स्क्वायर बोल सकता हूँ। ये वाले टर्म, इनका सब क्या होगा, दिस इज 11/15 माइनस जो मीन था, मीन क्या आया था अभी मेरा, भूल गए, 279, 9/15 मतलब दिस इज 3/5 आया था, इसका स्क्वायर। बस सब सिंप्लीफाई करो, 11/15 माइनस 9/25, एलसीएम क्या आएगा 75, 555 माइनस 327, क्या बचेगा 28/75, ये आ जाएगा आपका वेरिएंस। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला होता है, दैट्स इट। ठीक है, तो नीचे समीशन ऑफ एफ आई वाली चीज़ें भूल जाओ बस, बाकी सारी चीज़ें सेम फॉर्मूला सेम चीज़ें रहेंगी। ठीक है, और आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही मैंने अभी तक करवाया है, तो इसको छोड़ सकते हो आप। देखो नेक्स्ट क्या बोला है, इसने बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन दैट कंटेन्स द पॉइंट दिस। एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट को कंटेन करता है। ठीक है, ये पॉइंट जो है उस प्लेन के ऊपर है, एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। ये दो प्लेन गिवन है, उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के क्या है, वो प्लेन परपेंडिकुलर है। ठीक है, एंड फाइंड द एंगल, चलो इसको बाद में बात करेंगे, पहले इक्वेशन निकालते हैं प्लेन की। ठीक है, तो इस बात से लास्ट लाइन को आप ध्यान से सुनो अगर, तो क्या बोला इसने कि जो प्लेन रिक्वायर्ड जिसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है, वो दो गिवन प्लेन, ये जो गिवन है इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब एक प्लेन मान लिया मैंने ये है, दूसरा ये है, दिस इज दिस। ठीक है, तो ये जो बन गया ना मार्कर मेरा, ये क्या है, दिस इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, और इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के जो प्लेन जिसकी इक्वेशन निकालनी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है सर, सीधा सा मतलब ये समझ में आ रहा है, इस लाइन, ये लाइन इस प्लेन पे भी है, इस पे भी है, और इसके परपेंडिकुलर मतलब जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। बस ये चीज़ समझ में आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, सो बस कैसे करोगे, सबसे पहला काम आपको करना है कि लेट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, क्योंकि मुझे जो नॉर्मल टू द प्लेन होता है उसके डायरेक्शन रेशियो से मैं इक्वेशन निकालता हूं, तो मैंने वो मान ली कि सर वो ए बी सी होंगे। आप पूरा लिख लेना, मैं सिर्फ समझा देता हूं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन उस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ हुज परपेंडिकुलर इज दिस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इज क्या होगा, सिंपली ए इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू वाई माइनस 1 एंड प्लस सी इंटू जेड प्लस 1 होल इक्वल टू 0। क्या चीज़ समझ में आई, इस पॉइंट से पास करता है सर, और ए बी सी क्या है इसके परपेंडिकुलर के यानी नॉर्मल के क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे। सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये सुनो, यस। अब एक चीज़ हमने अभी भी सीखी कि ये और ये प्लेन क्या है सर, परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन लगा दो परपेंडिकुलर की कि इनके नॉर्मल जो है, इनके परपेंडिकुलर जो है वेक्टर जो है, उनके डायरेक्शन रेशियोज जो परपेंडिकुलर होंगे प्लेन के वो भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। इसका मतलब उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो क्या लगेगा सर, लगा दो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके इक्वल होगा सर, 0 के। इस कॉन्सेप्ट का यूज करो। सो a इंटू क्या होगा, दिस इज फर्स्ट 2a, b इंटू 1 मीन्स b एंड c इंटू जेड, सॉरी माइनस, तो माइनस c इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये बन गई, ये इसके भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से बनेगा a देन प्लस 2b एंड प्लस c, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो एंड यू गेट योर आंसर। ठीक है, तो क्या करोगे, तो इसके लिए मैंने बताया हुआ ना, ए बी सी निकालने के लिए क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लो। ठीक है, ए है मतलब ए के कोएफिशिएंट को छोड़ दो, यहाँ से क्या आएगा 1 इंटू 1 दैट इज 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इनके कोएफिशिएंट्स को एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 ही रहेगा। जब नीचे से ऊपर जाते तो माइनस साइन करते, तो माइनस साइन एक यहाँ हो गया, और 2 इंटू माइनस टू और एक ये माइनस प्लस 2, सो दिस बिकम दिस। b डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, b के कोएफिशिएंट को छोड़ो, तो
इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो -1 इंटू 1 दैट इज -1, बीच में साइन माइनस का। अब उल्टा करोगे तो दिस बिकम -2, 1 इंटू 2 2 और बीच में माइनस का साइन था तो -2। लास्ट इज सी के लिए क्या करोगे, 2 2 जा 4 माइनस ये हो जाएगा 1। सॉल्व कर लो बस। ये हो गया सर 3, ये हो गया -3 और ये हो गया प्लस का 3। और लेट मैंने इनको मान लिया के इक्वल, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी सर 3 के, बी की वैल्यू क्या आएगी -3 के, सी की वैल्यू क्या आएगी सर अगेन 3 के। अब ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यू गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सो दिस बिकम योर 3k इंटू एक्स -2 प्लस सॉरी माइनस बी की वैल्यू है सर -3k इंटू वाई -1 एंड द लास्ट इज 3k अगेन एंड दिस बिकम योर z + 1 होल इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व इट। सब में से k और वी कैन से 3k ही बाहर निकल जाएगा। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3k यू गेट दिस एंड यू गेट दिस। So, ये करोगे तो क्या आएगा x -2, ये माइनस अंदर जाएगा -1 -y + 1 एंड दिस प्लस z + 1 होल इक्वल टू 0। सॉल्व इट। x - y + z माइनस का 2 + 1 दिस बिकम 0, तो इट मीन दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन। इजी, इट्स वेरी इजी। तो ये मेरी क्या आ गई, प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप इसने बोला, चीजें क्लियर आई थिंक। इस पॉइंट से पास होती थी, मैंने एक इक्वेशन बना ली। अब इस दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है, वहां से मैंने ये दो सिचुएशन निकाली, ए बी सी की वैल्यू निकाली के की फॉर्म में। जो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, अपने आप ही के क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। बाकी जो बचा वो मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन बची। अब इसने आगे ये भी बोला था, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन दस ऑब्टेन एंड द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के साथ इस प्लेन का मुझे क्या निकालना है, एंगल भी निकालना है। वो कैसे निकालते थे सर, इसके ये जो प्लेन है, अब यहाँ से मुझे बताइए इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, यानी ए बी सी की वैल्यू क्या होगी सर 1 -1 और 1 होगी। और इसका एंगल निकालना है वाई एक्सिस के साथ। अब मुझे बताइए वाई एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या होते हैं सर, 0 1 0 होते हैं। यस और नो, यस। और एंगल किसी दो वेक्टर्स के बीच का कैसे निकाला जाता है सर, बहुत आसान होता है। ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सर A.B, बट यहाँ पे बात हो रहा है एक प्लेन और एक लाइन के बीच का एंगल। तो वो कैसे निकलता है सर, वो आता है sin θ = A.B, ठीक है, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। यही होता है, यस। अब यहाँ पे देखो, एक वेक्टर का काम मेरा ये करेगा, एक वेक्टर का काम ये। पुट कर दो वैल्यूज फटाफट से। ऊपर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, सो 2 तो 0 है, 1 × 0 इज 0, -1 × 1 इज 1 एंड दिस इज अगेन 0। नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड, सो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर लिया मैंने। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1² इज 1 + 1 + 1 मीन्स √3 इज देयर। सो दिस सिंपली बिकम -1/√3। और मैंने लगाया हुआ यहाँ पे मोड बाई, क्योंकि मैं एक्यूट एंगल की बात करूँगा। तो दिस बिकम योर sin θ = क्या बन गया 1/√3, और वी कैन से θ = मैं बात करूँगा sin इनवर्स 1/√3। दैट्स योर आंसर। सो दिस इज एंगल बिटवीन वाई एक्सिस एंड द प्लेन। देखो लास्ट ने क्या बोला इसने, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P। ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस निकालना है, कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Q ऑफ द लाइन दिस एंड द प्लेन दिस। यानी सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि इस लाइन और इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पहला काम तो ये करना है, ठीक है। उसके बाद हम बाकी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। सो बताओ इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जा सकता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पॉइंट ऑन बोथ। मे बी ये दोनों लाइन हो सकती है, दोनों प्लेन हो सकते हैं, एक प्लेन एक लाइन हो सकती है। मतलब इनके बीच में जो कॉमन पॉइंट है वो निकालना है मुझे। तो लेट अगर मैं मान लूँ कि यही मेरा कॉमन पॉइंट है सर, ये जो लाइन है मेरी, ये R क्या दे रहा है मुझे, इस पे कोई भी एक जनरल पॉइंट दे रहा है। तो इसी को मैंने मान लिया कि यही मेरा कॉमन पॉइंट है। तो अगर ये कॉमन पॉइंट है तो इसका मतलब ये इस पे भी लाई करना चाहिए, यानी इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। यस और नो, बस काम हो गया। इस R की वैल्यू यहाँ रख दो बस। सो दिस सिंपली बिकम 3i - 2j + 6k प्लस लैम्डा टाइम्स 2i - j + 2k। ठीक है भाई, तो ये हो गया मेरा जनरल पॉइंट। और मैंने ये पॉइंट माना कि कॉमन है लाइन और प्लेन के बीच में, तो ये मैंने वैल्यू यहां रख दी इस R की जगह, क्योंकि दोनों में सेम है तो सेटिस्फाई करेगा। और ये इंटू हो गया डॉट प्रोडक्ट मेरा, इंटू i - j + k, और दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए 6। दैट्स इट। चीजें क्लियर, होप से समझ में आया कि भाई मेरा एक प्लेन है और एक लाइन है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो ये है, तो ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। किसी एक से आप x की या y की वैल्यू निकालो, दूसरे में रख दो, हो जाएगा। इन वेक्टर फॉर्म R मेरा जनरल पॉइंट का काम करता है। तो मैंने इस लाइन से R की वैल्यू निकाली, क्योंकि डायरेक्टली गिवन है, मुझे यहाँ से निकालना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ से निकाला और डायरेक्टली प्लेन में रख दिया।
तो अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये सेटिस्फाई करेगा, यस और नो? यस। तो उस सेटिस्फैक्शन से मुझे क्या मिलेगा? लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, दैट्स इट, सॉल्व इट। इसका डॉट प्रोडक्ट पहले इससे निकालो, क्या आएगा? 3 into 1 दैट इज 3 प्लस का 2 प्लस का 6 प्लस लैम्डा इनटू इसका डॉट प्रोडक्ट, सो दिस बिकम 2 प्लस 1 प्लस 2 होल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6, सॉल्व इट। 5 11, 11 को ले जाओ उधर, ये हो जाएगा माइनस का 11, इसको सॉल्व करो। 5 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 5, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई सर? -1, यानी लैम्डा की वैल्यू -1 के लिए पॉइंट ऑफ क्या निकल जाएगा? लैम्डा जब -1 होगा वही मेरा क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। कैसे निकालोगे सर? लैम्डा जहाँ रखा है वहाँ वैल्यू रख दो बस। सो लैम्डा बिकम -1, तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा 3i - 2 दैट बिकम i कैप -2 प्लस j, तो -j कैप प्लस 6 -2 प्लस का 4 की कैप। सो मेरा पॉइंट क्या आ गया सर? 1 -1 एंड 4, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और यही पॉइंट मैंने क्या बोला है सर? पॉइंट Q है। पॉइंट P मुझे गिवन है, मुझे P और Q के बीच में डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आई थिंक सबको आता है, निकाल सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। तो होप शो आपको चीज़ें क्लियर हुई। सिर्फ मैंने टर्म 2 के क्वेश्चंस करवाए थे जैसे मैंने पहले बोला था, ठीक है? तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और एज यूजुअल जैसे मैंने बताया कि मैं ट्राई करूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ आपके, ठीक है? जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं उनकी PDF के लिंक्स मैं आपको नीचे दे दूँ ताकि आप डाउनलोड कर सको, जितने क्वेश्चंस कर सकते हो करो, ठीक है? कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। कैसे? या तो कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करो, अपने डाउट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी के लिए थैंक यू।